हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 21 और 22 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से मिला है दोस्तों? ये मिला है सहारनपुर से। आप यहां पर ये ट्वीट भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इस जीवाश्म की, तो ये एक हाथी का जबड़ा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने बताया है कि यह कम से कम 50 लाख साल पुराना है। मैं आपको बता दूं, यह जीवाश्म जिस टीम को मिला है वह टीम यहां पर नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए स्टडी कर रही थी और उन्हें यह हाथी का जबड़ा मिला है। आप यहां फोटो में देख सकते हैं। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के अकॉर्डिंग ये 50 लाख साल पुराना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता कब मिलेगी? तो ये कब मिलेगी? ये मिलेगी अगस्त 2021 को। वैसे तो अगर हम बात करें यूएनएससी की, तो दोस्तों यूएनएससी में भारत को 2021 तथा 2022 के लिए 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता मिल गई है। लेकिन अगर हम बात करें अध्यक्षता की, तो भारत जो इस परिषद की अध्यक्षता करेगा वो करेगा अगस्त 2021 में। 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं वोल्कन बोजकीर। आप यहां पर इनका फोटो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके बारे में इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चुने गए अध्यक्ष वोल्कन बोजकीर किस कंट्री से हैं? तो ये कौन से कंट्री से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं दोस्तों टर्की से। ये टर्की से हैं। और अगर हम बात करें इनकी, तो ये रिप्लेस करेंगे दोस्तों जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे को। ये तिजानी मोहम्मद बंदे को रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1 साल का होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का कार्यकाल 1 साल का ही होता है। आरआईसी ग्रुप यानी कि रशिया इंडिया चाइना ग्रुप के मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेगा? तो ये भारत की तरफ से कौन से डिप्लोमेट होंगे जो आरआईसी मीटिंग में हिस्सा लेंगे? ये होंगे दोस्तों एस जयशंकर। अगर हम बात करें एस जयशंकर की, तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ये जो आरआईसी ग्रुप है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। और ये जो फोरम है आरआईसी की फोरम जो होती है, इस फोरम में दोस्तों फॉरेन आइडियाज शेयर किए जाते हैं। और अगर हम बात करें वैसे तो इन तीनों ही देशों यानी कि रशिया इंडिया और चाइना, ये जो आरआईसी ग्रुप है, इन तीनों की मीटिंग G20 देशों की जब मीटिंग होती है उसमें भी इन तीनों की मीटिंग हो जाती है, क्योंकि ये तीनों ही उसके पार्ट हैं। हालांकि भारत क्वाड ग्रुप का भी पार्ट है दोस्तों, जिसमें कि भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और वो जो ग्रुप है दोस्तों वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, रशियन साइड से यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अभी इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं होता कि इंडिया कहां पे है। इंडिया जो चाइना को ग्रुप सपोर्ट करता है उसमें भी है, और जो चाइना को काउंटर करता है ग्रुप उसमें भी है। और आप यहां पर इन तीनों का फोटो देख सकते हैं। ये है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दी है? ये दी है 97% सामान पे। और अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले तो चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ किया। आपने देखा होगा अभी नेपाल ने कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, अपना नया नक्शा जारी करा और कई जगह मंच पर विरोध भी किया। और अब जो चीन ने नई चाल चली है वो क्या कर रही है दोस्तों, वो बांग्लादेश से जितने भी आयात होते हैं चीन में, उनमें से 97% सामानों पर टैरिफ में छूट दी है। इससे क्या है कि इससे बांग्लादेश का भी थोड़ा सा रुख चाइना की तरफ होगा, यानी कि चाइना जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें भारत के खिलाफ यूज कर सके, जैसे कि अभी नेपाल के केस में हुआ। निम्न में से किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया? और ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, कोविड-19 की वजह से मास्क दिवस मनाया गया। ये मनाया दोस्तों कर्नाटक ने। आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसमें मास्क डे जो सेलिब्रेट किया गया उसमें ये भारत के पूर्व बॉलर अनिल कुंबले भी हैं। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है?
तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हर साल 20 जून को। और इस साल की जो इसकी थीम थी दोस्तों, वो थी एवरी एक्शन काउंट्स, यानी कि जो भी आप एक्शन लेते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो सब काउंट होता है। अगर हम बात करें दोस्तों इस दिन की, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की, तो इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में जितने भी शरणार्थी हैं, उनको जो भी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो सब ग्लोबल लेवल पे लाया जा सके, ताकि लोग उन चीज़ों से अवेयर हो सके, और अगर अपनी तरफ से कुछ बनता है तो उनकी कुछ हेल्प भी की जा सके। तो इसी वजह से दोस्तों, इसी उद्देश्य से इस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे को मनाया जाता है। और अगर हम माने यूनाइटेड नेशन की डेटा की माने, तो इस समय दुनिया में करीब 7 करोड़ शरणार्थी हैं, यानी कि 7 करोड़ रेफ्यूजी हैं। तो दोस्तों 7 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। और इस दिन को दोस्तों 2001 से हर साल मनाया जाता है। 2001 से हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही द रूम वेयर इट हैपेंस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है जॉन बोल्टन। और अगर हम बात करें दोस्तों जॉन बोल्टन की, तो ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। हाल ही में किस बैंक ने भारत को $750 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है? तो ये कौन से बैंक ने दी है? कौन सा बैंक दोस्तों भारत को $750 मिलियन का लोन देगा? तो ये देगा AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर हम बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसने जो लोन दिया है दोस्तों, वो दिया है कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए, ताकि कोविड-19 का आपको पता होगा कि प्रभाव भारत में बढ़ता जा रहा है, ताकि उसके प्रभाव को रोकने के लिए जहां भी फंड की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये पैसा प्रयोग में आ सकेगा। इसलिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये $750 मिलियन का लोन दिया है। और अगर हम बात करें AIIB की, तो दोस्तों ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। इसके मेंबर कंट्री हैं दोस्तों 102 इसके मेंबर कंट्री हैं। और इसका उद्देश्य है दोस्तों एशिया का विकास करना। बेसिकली जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया, वो एशिया के विकास को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया। इसके हालांकि मेंबर हम देखें तो 102 हैं, जो कि एशिया से बाहर के भी बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन जो इसका बेसिकली उद्देश्य है दोस्तों, वो एशिया को डेवलप करना है। और इसका अगर हम फाउंडेशन डे की बात करें कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 16 जनवरी 2016 को। हाल ही में सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स 2020 में किसे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों पाब्लो अलाब्रेंगा को। ये पाब्लो अलाब्रेंगा को दिया गया है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहां ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये कहां पे की है दोस्तों? ये की है पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर कहां खोलेंगी? ये खोलेंगी महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? तो ये कौन से बैंक ने किया है दोस्तों कि जो भी उनका लोन की प्रक्रिया है वो पूरी अब डिजिटल कर दी है? वो क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और अगर हम बात करें दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वडोदरा, गुजरात में। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। MD एंड CEO है दोस्तों इसके संजीव चड्डा। और चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है हसमुख आधिया। और आपको पता होगा 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक और मर्ज कर दिए गए थे, जो कि अब तीनों मिलकर एक बैंक, बड़ा बैंक बनाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये दोनों बैंक कौन से थे दोस्तों? ये थे विजया बैंक और देना बैंक। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को अब किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो अभी RBI के करंट गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास, और उनसे पहले जो गवर्नर थे वो थे उर्जित आर पटेल। तो अब उर्जित आर पटेल को किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यानी कि NIPFP का चेयरमैन किसे बनाया गया है? RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया?
तो ये कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 21 जून को। आप यहां पर देख सकते हैं योगा दिवस। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी थीम की, तो 2020 के लिए इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी दोस्तों योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। यानी कि योगा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और योगा घर पर करें। क्योंकि आपको पता होगा अभी घर पर करें का नारा इसलिए भी ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इसलिए घर से कम ही निकले। और इस बार का जो योगा दिवस है वो मोस्टली घरों में ही लोगों ने मनाया। जैसे कि हम देखते थे पहले पार्क वगैरह में जाते थे, वो इस साल नहीं किया गया। सभी ने योगा दिवस अपने घर पे मनाया। इसीलिए इस साल की इसलिए थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? तो दोस्तों ये म्यूजिक डे कब मनाया गया? ये भी मनाया गया 21 जून को। और इसकी थीम थी दोस्तों म्यूजिक एट द इंटरेक्शंस। अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो दोस्तों म्यूजिक तनाव कम करने का कार्य करता है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।